हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं एक सिंह आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज के इस वीडियो का टॉपिक है एनओसी, टेक्निकल रेजिग्नेशन, एनपीएस ट्रांसफ़र, बॉन्ड ट्रांसफ़र, रेलवे एंड लियन। ये सारे चीज़ के रेलवेज़ कहने का मतलब कि रेलवेज़ में कुछ डीओपीटी से अलग रूल भी फॉलो होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इन सब को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो डिटेल से इस वीडियो का टॉपिक देखते हैं। एनओसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए क्या कर रहा था कि मैं अदर वीडियो में भी एनओसी के बारे में बताया हूँ, पर डिटेल में नहीं बता पा रहा था क्योंकि एनओसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। कई कंडीशन है एनओसी के लिए कि किसको लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बॉन्ड वाला, विदाउट अगर आप जॉब में नहीं हो तब कहीं अप्लाई किए हो, जॉब में हो तब कहीं अप्लाई किए हो, तो बहुत सारे एनओसी के लिए कंडीशंस हैं। उन सारे कंडीशंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देख रहे हो आप लोग 6 स्लाइड जो हैं वो सिर्फ जो है वो एनओसी के हैं, ठीक है। तो एनओसी के बारे में जानेंगे। और एनओसी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है, एनओसी से ही रिलेटेड टॉपिक है टेक्निकल रेजिग्नेशन, ठीक है। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में जानेंगे और टेक्निकल रेजिग्नेशन से रिलेटेड टॉपिक जो है वो एनपीएस ट्रांसफ़र, कैरेक्टर एंड हेल्थ सर्टिफिकेट, लियन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वैसे लोगों के लिए जो टेक्निकल रेजिग्नेशन ले रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों का डिस्कशन जो है वो इसी सिंगल वीडियो में होगा। तो अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग रेलवे में सेलेक्ट हुए हैं और उनका दूसरा जगह भी सिलेक्शन हो गया है। तो उनका बहुत सारा क्वेरी था कि डीवी में हमको एनओसी शो करना है या नहीं शो करना है। तो जिनका भी कहीं सिलेक्शन हो गया है या फ्यूचर में कहीं सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, वो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। सारा डाउट जो है वो एनओसी और टेक्निकल रेजिग्नेशन से क्लियर इस वीडियो में हो जाएगा। तो जो भी एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो फ्यूचर में एक जॉब से दूसरे जॉब की में स्विच कर सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर नॉलेज ना हो तो कई बार क्या करते हैं, एनओसी और टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, जिससे हमको पास सर्विस का बेनिफिट नहीं मिल पाता है या फिर हमें बॉन्ड पे करना पड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन है, अगर आपको जानकारी हो तो आप उससे बच सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा कि मेरा नाम AK सिंह है और मैंने एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और आरआरबी, एनटीपीसी ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पर जो सीए दिख रहा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कमर्शियल अप्रेंटिस है, जो प्रमोट होकर के बाद में क्या बनते हैं, चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर बनते हैं। तो इन सब एग्जामिनेशन के बेसिस पर कई डिपार्टमेंट में वर्क कर चुका हूँ, उसी बेसिस पर आज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है एनओसी। तो एनओसी क्यों ज़रूरी है? तो जाहिर सी बात है कि टू चेंज डिपार्टमेंट। चेंज डिपार्टमेंट कहने का मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए ही हमें एनओसी की ज़रूरत है। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट वो जाएगा जो वर्किंग पर्सन है। जाहिर सी बात है एनओसी की ज़रूरत उसे होगी जो वर्किंग पर्सन है इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अंडरटेकिंग। कहीं पर भी आप वर्किंग हो, ठीक है, और आपको जॉब स्विच करना है, देन आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी ही, ठीक है। कब कब ज़रूरत पड़ेगी उसे ही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला इसमें 2 कंडीशन है। अप्लाइड, अगर आप किसी सर्विस के लिए अप्लाई किए हो, कहीं पर कोई फॉर्म अप्लाई किए हो जब आप सर्विस में थे, ठीक है, और अप्लाई किए हो कब, जब आप सर्विस में नहीं थे, ठीक है। तो इन दोनों केस में हम लोग देखेंगे कि कब आपको एनओसी की ज़रूरत है, कब आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये फर्स्ट केस है, ठीक है। हाँ, स्लाइड सेकंड है एनओसी के लिए, जिसमें फर्स्ट में हम लोग बेसिक डिटेल जाने, ठीक है, एनओसी के बारे में। नेक्स्ट जो है ये फर्स्ट केस है, किसे एनओसी की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग है, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में वर्किंग है और वो अपना जॉब स्विच वर्किंग है और अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें अपने एम्प्लॉयर से एनओसी लेना चाहिए, ठीक है। अप्लाई करते समय या अप्लाई करने के बाद एक एनओसी लेना चाहिए कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हूं और एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहता हूं। ये एनओसी अपने डिपार्टमेंट से लेना चाहिए। अगर आप डिपार्टमेंट से लेते हैं, अगर मान लीजिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं और बाद में भी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे हैं, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट में जा रहे हैं, तो क्या होगा कि आप पास्ट सर्विस जो है, ठीक है, उसका बेनिफिट जो है अवेल कर पाएंगे। यानी कि जितना मेडिकल लीव, जितना ईएल या फिर एलएपी जो है आपने अर्न किया है, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। साथ ही साथ और कुछ भी फ़ायदा होता है, ठीक है। एनओसी लेने के बाद अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेते हो तो कई तरह का बेनिफिट होता है, उसे भी हम लोग इस वीडियो में अंत में जानेंगे। तो सबसे पहले तो उन्हें एनओसी की ज़रूरत है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वर्किंग है और वर्क करते हुए कहीं अप्लाई किए हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ ऑफिशियल चीज़ ही बता पाऊँगा,
बहुत सारे अनऑफिशियल वे हैं। अगर आप कमेंट में अनऑफिशियल सवाल पूछते हो, ठीक है, तो उसका रिप्लाई मैं नहीं दे पाऊंगा। ऑफिशियल प्रोसीजर जो है, ठीक है, एनओसी का सिर्फ उसे ही डिस्कस किया जाएगा। तो एनओसी लेने के बाद आप अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन लेते हो, ठीक है, तो आपको ये सब जो है यानी कि लीव का, सीनियरिटी का, सर्विस का, एलटीसी, और कभी कभी क्या होता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट में ही अगर आपको जाना है तो एज रिलैक्सेशन जो है वो भी मिल जाता है अगर आप कुछ ईयर का सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कर लेते हो, ठीक। कई स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसे रूल्स हैं। केस सेकंड केस कह रहा है कि दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी की सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में वर्क कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किए, ठीक है, तो एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किए, कोई किसी तरह का बॉन्ड नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से रिज़ाइन हो करके यानी कि यहाँ से रिलीविंग ऑर्डर लेकर के आप नए जो है वो सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको लीव जो है, पुराने लीव जो एक्यूमुलेट होंगे, आपका सीनियरिटी वगैरह, एलटीसी, एज रिलैक्सेशन, सर्विस बेनिफिट, किसी तरह का कोई भी पास्ट सर्विस का बेनिफिट जो है इस केस में आपको नहीं मिलेगा अगर आपने एनओसी नहीं लिया है देन, ठीक है। आप सिंपली यहाँ से रिलीविंग ऑर्डर लो, ठीक है, और नेक्स्ट सर्विस को आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन याद रखना रिलीविंग ऑर्डर लेने के बाद ही नेक्स्ट सर्विस को ज्वाइन करें। थर्ड केस में आते हैं, अगर आप कहीं वर्किंग हो जहां पर बॉन्ड है, ठीक है, तो याद रखना बॉन्ड वाले केस में अगर जैसे बॉन्ड है कुछ सर्विस का, कुछ ईयर ऑफ सर्विस के ट्रेनिंग का, ठीक है, या फिर ट्रेनिंग एक्सपेंस का, ये दोनों तरह के बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, या तो दोनों में से कोई एक या फिर दोनों। जैसे डिफेंस वगैरह में क्या होता है, ठीक है, जैसे मैं अपनी ही बात बताऊं कि जब आईटीबीपी ज्वाइन कर रहा था तो उस समय क्या था, 10 ईयर का बॉन्ड था कि 10 ईयर का जो है आपको सर्विस देना है। अगर 10 ईयर के पहले क्या करते हो कि आप जॉब छोड़ करके जाते हो तो आपको 3 महीने का सैलरी या फिर ट्रेनिंग एक्सपेंस जो भी ज़्यादा हो उसे आपको पे करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बॉन्ड हर जगह होते हैं। अगर रेलवे की बात करो, रेलवे में जैसे कमर्शियल अप्रेंटिस हो गए, ट्रैफिक अप्रेंटिस हो गए, ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें बॉन्ड है 5 ईयर का, ठीक है। 5 ईयर या अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग बॉन्ड होगा, इन दोनों में 5 ईयर का है, ठीक है। तो 5 ईयर का बॉन्ड है, कहने का मतलब अगर आप 5 ईयर के पहले सर्विस छोड़ करके जाते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको ट्रेनिंग एक्सपेंस देना होगा। जितने दिन आप ट्रेनिंग किए उस ट्रेनिंग के दौरान जितने भी आपको स्टाइपेंड मिले वो सारे के सारे क्या करना है, 12.5% इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाना होगा अगर आप 5 ईयर के पहले जाते हो तो, ठीक है। लेकिन वही अगर आप एनओसी लेकर के जाते हो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, अगर आप एनओसी ले लिए हो, ठीक है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने के 4 जो है रेलवे जो है वो 4 एनओसी जो आपको 1 ईयर में देता है, एक्सक्लूडिंग यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी के द्वारा जो एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं उसके अलावा जो है वो 4 एनओसी जो है वो आपको 1 ईयर में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप एनओसी लेकर के उस एनओसी ले लिए, उसके बाद उस एग्जामिनेशन के बेसिस पर आप सिलेक्ट हो गए, देन आप रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको वो बॉन्ड जो है वो पे नहीं करना होता है, बल्कि बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड के केस में आपको ज़रूर है, बॉन्ड के केस में आप ये इंश्योर करें, ठीक है, कि आप एनओसी ज़रूर ले लें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बॉन्ड पे करना होगा या नहीं ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग एक्सपेंस जो है, जैसे कमर्शियल अप्रेंटिस पहले तो 2 साल का होता है, अब तो 80 वर्किंग डेज़ का हो गया, 2 साल का होता था, ठीक है। तो 2 साल का स्टाइपेंड आप सोच रहे हो कि कितना बड़ा अमाउंट होगा उसे पे करने का, ठीक है। ट्रैफिक अप्रेंटिस भी पहले 2 साल का होता था, अब जो है वो घट करके 10 महीना हो गया। तो कहने का मतलब कि एक ह्यूज अमाउंट हो सकता है जो आप जो है वो पे करोगे। तो इस ह्यूज अमाउंट से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिस जॉब को आप ज्वाइन करोगे उसमें आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर आप मैंडेटरी पीरियड सर्व कर लिए हो, यानी कि अगर 5 साल का बॉन्ड है, 3 साल का बॉन्ड है, अगर आप सर्व कर लिए हो, ठीक है, 3 साल का सर्विस सर्व करने के बाद आप एनओसी अगर नहीं लेते हो, ठीक है, किसी एग्जामिनेशन के लिए, तो फिर वही चीज़ होगा कि अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आप पास्ट बेनिफिट जो है आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये होगा ज़रूर कि अगर आप बॉन्ड पीरियड जो है वो सर्व कर लिए हो तो आपको ट्रेनिंग एक्सपेंस जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उस केस में भी आपको कोशिश करना चाहिए कि एनओसी ले लें। अगर एनओसी ले लिए तो 5 साल सर्विस करने के बाद आपके पास क्या होगा, क्योंकि कुछ लीव जो है ज़रूर एक्यूमुलेट हो जाएगा, कुछ सर्विस आप कर चुके होगे, तो वो सारा बेनिफिट जो है वो नेक्स्ट एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर आप एनओसी लिए रहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट केस में चलते हैं, एनओसी कब नहीं ज़रूरत है, ठीक है। एनओसी आपको ज़रूरत नहीं है जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हो, लेकिन
एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप वर्क नहीं कर रहे थे, यानी कि जब आप अप्लाई किए, जैसे एसएससी सीजीएल की मैं बात करूँ, आप एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई किए, एसएससी सीजीएल 2022 के लिए अप्लाई किए, ठीक है, अक्टूबर 2022 में अप्लाई किए, उस समय आप किसी भी जॉब में वर्किंग नहीं थे। लेकिन जैसे मार्च 23 आया, मार्च 23 में क्या किया, आप कहीं पर जाकर ज्वाइन कर लिए। उसके पहले किसी एप्लीकेशन के बेसिस पर आप क्या करते हो कि मार्च 23 में जो है वो कहीं ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। देन क्या होगा, जैसे ही आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो, आप डिपार्टमेंट को इंटीमेट करो कि मैं ज्वाइनिंग के पहले ये पोस्ट जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर चुके हो और वो अभी रनिंग है, कहने का मतलब आप एग्जामिनेशन वगैरह दोगे, आप में उसमें सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। देन आप क्या करो, डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दो कि मैंने ज्वाइनिंग के पहले इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुका है, ठीक। ये सिर्फ इंटीमेट करने से क्या होगा कि आप कई तरह के प्रॉब्लम से बच जाओगे। आगे मैं डीओपीटी का गाइडलाइन दिखाता हूँ, ठीक। इंटीमेट अगर कर दिए तो आप एनओसी लेने से बच जाओगे, आप टेक्निकल रेजिग्नेशन ले सकते हो, आप पास सर्विस का बेनिफिट ले सकते हो। सिर्फ इतना से सिर्फ आप क्या करते हो, ज्वाइनिंग के समय अगर इंटीमेट कर देते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट केस में आते हैं, एनओसी नॉट रिक्वायर्ड। एनओसी किन्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो जो प्राइवेट जॉब में है उन्हें एनओसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर आप इसमें वर्किंग हो तो क्या है, आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पीएसयू के केस में अगर आपको एनओसी मिल गया है तो अच्छी बात है। अगर आपको एनओसी नहीं मिला है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप नेक्स्ट सर्विस जब ज्वाइन करोगे तो क्या कर देना, वहाँ पर रिलीविंग ऑर्डर शो कर देना, ठीक है, कि मैंने इतना से इतना ड्यूरेशन के लिए वर्क किया है और अब जो है मैं वहाँ से रिलीव हो चुका हूँ, ठीक है। तो पीएसयू के केस में भी क्या हो सकता है कि आप जो है रिलीविंग ऑर्डर अगर शो कर दोगे तो आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से लेफ्ट द सर्विस, कहने का मतलब जब आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, उसके पहले अगर कोई सर्विस आप छोड़ चुके हो, या फिर अगर पास्ट में कोई सर्विस किए थे, 1-2 साल सर्विस करके आप उसे छोड़ दिए, तो भी आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। आप सर्विस में ही नहीं हो तो आप एनओसी के लिए कहाँ अप्लाई करोगे। तो इन केस में, यानी प्राइवेट जॉब के केस में, पीएसयू के केस में एनओसी की ज़रूरत होती है, लेकिन आप रिलीविंग ऑर्डर शो करोगे ज्वाइनिंग के टाइम तो वो भी 100% सही है। और उसी तरह से अगर आप पास्ट कोई सर्विस किए हो जहां पर आप जॉब छोड़ चुके हो तो फिर आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कोशिश किया है कि आपके एनओसी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सारे यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर एनओसी से रिलेटेड अगर कुछ डाउट आपके मन में रह जाता है, ठीक है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, या फिर इसी नाम से, यानी गोल्डन कंपटीशन पॉइंट नाम से एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर जाकर आप अपने क्वेश्चन को जो है पूछ सकते हो। लेकिन सीख रहे हो, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारे रिसोर्सेज ढूंढना, उसे एक जगह कलेक्ट करना, फिर उस पर वीडियो बनाना, एडिट करना और अपलोड करना, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो मेरी इस एफर्ट के लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन 2 तरह का होता है। सबसे पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, उसे वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पॉलिसी है, उसे यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अब 3 तरह के एक टेक्निकल रेजिग्नेशन होते हैं। पहला सेम ग्रेड पे, दूसरा हायर ग्रेड पे और अब जो है गाइडलाइन जारी कर दिया है लोअर ग्रेड पे के लिए भी, यानी कि लोअर ग्रेड पे भी आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेकर के जा सकते हो। तो लोअर ग्रेड पे वगैरह के लिए जो टेक्निकल रेजिग्नेशन कैसे लिया जाता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है, देखिए ये डीओपीटी का लेटेस्ट गाइडलाइन है, इसमें उन्होंने टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में बताया है। आप देख सकते हो 24 नवंबर 2022 का डेट है। आप लोग डीओपीटी के वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि टेक्निकल रेजिग्नेशन गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। अगर वैसा गवर्नमेंट सर्वेंट जो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई किया है, ठीक है, वो टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए एलिजिबल है। और यानी कि जब आप सर्विस में थे, ठीक है, सर्विस में हो और कहीं पर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले परमिशन लेना है अप्लाई करने के लिए या फिर एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप अगर उस बेसिस पर सिलेक्ट होते हो, ठीक है, तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए एलिजिबल हो। टेक्निकल रेजिग्नेशन के क्या बेनिफिट हैं वो भी मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट वैसे लोग, देखिए यहाँ पर डीओपीटी का गाइडलाइन वही उसी लेटर में, ठीक है, जिस लेटर में 24 नवंबर 2022 के लेटर में ही डीओपीटी ने ये बताया है कि वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव अप्लाइड बिफोर ज्वाइनिंग टू द सर्विस, ठीक है, यानी कि सर्विस को ज्वाइन करने के पहले कहीं पर अप्लाई किए हैं और
उनका एप्लीकेशन नॉट थ्रू प्रॉपर चैनल, एप्लीकेशन वाज नॉट रूटेड थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि उन्होंने एनओसी नहीं लिया है, उस केस में भी पास्ट सर्विस के बेनिफिट जो है यानी कि उन्हें मिलेगा, वो टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट शुड इंटीमेट द डिटेल ऑफ सच एप्लीकेशन इमीडिएटली ऑन ज्वाइनिंग। ठीक है, यानी कि ज्वाइन करते समय ही क्या करना है, आपको जो है वो इंटीमेट करना है डिपार्टमेंट को कि मैं यहाँ यहाँ इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर चुका हूँ। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट सर्वेंट और रेजिग्नेशन के समय क्या करना है, रेजिग्नेशन के समय आपको ये मेंशन करना है कि मैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वैसे पोस्ट के लिए जो मैंने जो है वो या इस जॉब को ज्वाइन करने के पहले अप्लाई किया था। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये बता रहा है कि गवर्नमेंट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ये सेटिस्फाई करेंगे कि अगर एम्प्लॉय जो है वो सर्विस में था, अगर आप सर्विस में थे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू रूट जरूर हुआ रहना चाहिए। यानी कि अगर आप सर्विस में हैं, यानी आप सर्विस में हैं और उस समय अगर अप्लाई किए हैं तो अब आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए एनओसी की ज़रूरत है। तो अगर आप सर्विस ज्वाइन करने के पहले कहीं पर अप्लाई किए हैं और उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या कर सकते हो, आप बिना एनओसी के आप टेक्निकल रेजिग्नेशन ले तो सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये फर्स्ट वर्क जो कह रहा है ये, ठीक है, कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट को इंटीमेट करोगे ऑन रिटेन इंटीमेट करके उसका एक ये जो है रिसिप्ट अपने पास आप रख लें। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत लोग का एनपीएस से रिलेटेड प्रॉब्लम था कि एनपीएस जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए एनओसी लेना होगा, क्या करना होगा। देखिए एनपीएस जो है वो एक सेविंग अकाउंट की तरह है। सेविंग अकाउंट जैसे कि कहने का मतलब आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ले जाते हो तो उसमें डिपॉजिट अमाउंट जो है वो तो चेंज नहीं होता है, वो तो उतना ही रहता है। उसी तरह से एनपीएस है। एनपीएस अगर आप कहीं एक जगह वर्क कर रहे हो उसमें जितना अमाउंट जो है कंट्रीब्यूशन हो या गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हो, उसमें जितना अमाउंट है अभी, ठीक है, तो वो उसमें सेव्ड रहता है। कहने का मतलब जब तक आपने सर्विस किया तो वो अमाउंट उसमें सेव है। जैसे ही आप नेक्स्ट एम्प्लॉयर के पास जाओगे वहाँ से जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होगा फिर से उसी अमाउंट में क्या होने लगेगा, अमाउंट में ऐड होने लगेगा। कहने का मतलब टेक्निकल रेजिग्नेशन आप लेते हो तो भी, ठीक है, और टेक्निकल रेजिग्नेशन न लेकर के आप सिंपली एक सर्विस से रिलीव होकर के दूसरे सर्विस में चले जाते हो तो भी, ये दोनों केस में जो है वो एनपीएस ट्रांसफ़र हो जाता है। एनपीएस ट्रांसफ़र बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। लोगों को मैं बता दूं, जैसे आप फर्स्ट सर्विस ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट सर्विस ज्वाइन करने के समय ही क्या होता है कि आपका एनपीएस अकाउंट क्रिएट होता है, और एनपीएस अकाउंट क्रिएट होने से आपका एक प्रान कार्ड बनता है, वो पैन कार्ड की तरह होता है, उसी तरह से एक प्रान कार्ड बनता है। ठीक है, आप एक सर्विस छोड़ करके जैसे ही वहाँ से रिलीविंग ऑर्डर ले करके आप दूसरे सर्विस में जाते हो, बीच में कुछ गैप हो, गैप नहीं हो, 1 साल का गैप हो, 2 साल का गैप हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने अमाउंट जो है फर्स्ट सर्विस के ड्यूरेशन में आपका एक्यूमुलेट था वो क्या होता है कि वो नेक्स्ट सर्विस में जाने के बाद उसके बाद उसमें ऐड होने लगता है। जब भी आप नेक्स्ट सर्विस में जाओगे तो वहाँ का कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड होने लगेगा। बशर्ते आपको क्या करना है, वो प्रान कार्ड जो है वो चेंज नहीं होगा, कितने भी सर्विस में आप जाओ, ठीक है, वो प्रान कार्ड सेम रहेगा। पैन कार्ड जैसे एक होता है उसी तरह से प्रान कार्ड भी एक होता है। वो प्रान कार्ड आपको नेक्स्ट एम्प्लॉयर को शो करना है कि मैं यहाँ पर वर्क कर रहा था, वहाँ पर मेरा प्रान कार्ड बना हुआ है, इसे मेरा प्रान कार्ड बना हुआ है। तो वो कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करवाएंगे और उसी में आपका कंट्रीब्यूशन फिर से ऐड होने लगेगा। ठीक है, तो जितने भी आप सर्विस में जाओगे, ठीक है, जितने भी आप सर्विस में जाओगे वही प्रान कार्ड रहेगा और उसी में सारा अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट होगा, आपका भी और गवर्नमेंट का भी। ठीक है, ये हुआ एनपीएस ट्रांसफ़र। नेक्स्ट, लीव ट्रांसफ़र। तो लीव ट्रांसफ़र के लिए मैं बताया जितने भी एलएपी होते हैं या ईएल होते हैं या मेडिकल लीव होता है, ये सब सारा लीव जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। किस केस में, जब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन ले रहे हो देन, ठीक है, टेक्निकल रेजिग्नेशन ले रहे हो उस केस में क्या होता है कि आपका लीव, टेक्निकल रेजिग्नेशन ले रहे हो उस केस में क्या होता है कि आपका लीव ट्रांसफ़र हो जाता है। ये ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस बुक भी ट्रांसफ़र होता है, इसे आप देख लेना। नेक्स्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर एंड हेल्थ सर्टिफिकेट की बात मैं करूँ कि अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन ले रहे हो तो टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या होता है कि नए डिपार्टमेंट में जाकर फिर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट आपको फिर से बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि कैरेक्टर जो है वो यहीं से ट्रांसफ़र हो जाता है और मेडिकल आपको फिर से कराने की ज़रूरत तब नहीं पड़ती है जब वहाँ का मेडिकल एंड स्टैंडर्ड, यानी न्यू जॉब का मेडिकल स्टैंडर्ड और प्रीवियस जॉब का मेडिकल स्टैंडर्ड सेम हो, या प्रीवियस जॉब में उससे हायर मेडिकल स्टैंडर्ड अगर है
तो फिर से आपको मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका कैरेक्टर और मेडिकल जो है वो दोनों, कैरेक्टर, मेडिकल, सर्विस बुक जो है, प्रीवियस सर्विस और लीव जो हो गया, ये सारा कुछ जो है वो टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में क्या होता है कि ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक इस वीडियो का वो है लियन। ठीक है, लियन क्या होता है? देखिए, ये DOPT का गाइडलाइन है, वही 24 नवंबर वाला जो लेटर है उसी लेटर का गाइडलाइन है, और ये रेलवे का गाइडलाइन है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर के मैं एक सार बता रहा हूँ। लियन का क्या होता है कि लियन क्या होता है कि जब भी कोई परमानेंट रेलवे एम्प्लॉय कर रहा है यहाँ पर, या परमानेंट आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर लो, कोई परमानेंट, यानी कि ये लियन जो है वैसे एम्प्लॉय के लिए है जो परमानेंट हो चुके हैं, यानी कि जो प्रोबेशन पीरियड में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसके पहले वाले स्लाइड में जो DOPT का गाइडलाइन, द बेनिफिट ऑफ लियन ऑफ पास्ट सर्विस इज एम्प्लॉयड बाय ऑल एम्प्लॉय हु आर कन्फर्म्ड, यानी कि जो कन्फर्म्ड हो चुके हैं उनके लिए। अब लियन होता क्या है? लियन होने से क्या होता है कि लियन 2 साल का या 3 साल का मेंटेन होता है, यानी कि जैसे आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लिए, टेक्निकल रेजिग्नेशन लेने के बाद नए डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिए, नए डिपार्टमेंट में आप प्रोबेशन पीरियड में होंगे 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए। तो जब तक आप प्रोबेशन पीरियड में हो वहाँ पर 2 साल के लिए, या फिर एक्सेप्शनल केस में 3 साल के लिए, अगर आप प्रोबेशन पीरियड में हो और अगर वहाँ पर परमानेंटली एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हो, किस कारण से, और जब तक आप परमानेंटली वहाँ एब्जॉर्ब नहीं किए जाते, कहने का मतलब नए जॉब में अगर आप परमानेंट नहीं हो तब तक आपके पास चॉइस होता है, तब तक आपके पास चॉइस होता है प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास आने का। यानी कहने का मतलब कि आप वहाँ पर एक एप्लीकेशन दे सकते हो कि अब मैं अपना पास्ट जो है पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर रिवर्ट होना चाहता हूँ। तो ये एक बेनिफिट परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है लियन का, अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेते हो तो आज यहीं पर समअप करता हूँ। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम टेक्निकल रेजिग्नेशन पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टडी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, स्पेशल कैजुअल लीव वगैरह वगैरह के बारे में। इस चैनल पर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। जो भी SSC CGL CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी, मैथ्स, ट्रिक्स वगैरह, चूँकि अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इसलिए ये वाला जो है वो पोर्सन अभी अपडेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपके CGL एग्जामिनेशन के पहले कई वीडियो जो हैं वो इस पर अपलोड होंगे। तो जो भी SSC CGL CHSL की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके जॉब से ही रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगा, क्लासेस से रिलेटेड हो या फिर जॉब से रिलेटेड हो। वीडियो से अगर कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स की भी शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।